हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पेपर 21 का पार्ट 1। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, जंतर, मोरचंग या शहनाई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जंतर, क्योंकि जंतर है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। कैसा वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? जंतर। जंतर है तत्वाद्य यंत्र। बाकी अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है और शहनाई भी सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंतर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोरबंद आभूषण है, गोरबंद नाम का जो आभूषण है वो महिलाओं के गले का आभूषण है, महिलाओं के हाथ का आभूषण है, पुरुषों के कान का आभूषण है या ऊंट के गले का आभूषण है? तो गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। मोरबंद नहीं, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। किसका? ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। क्या नाम है? गोरबंद कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग भी है राजस्थानी में, गोरबंद नखराड़ो, वो ऊंट के गले के आभूषण के बारे में है। और एक झालरिया नाम का आभूषण है। क्या नाम है? झालरिया नाम का आभूषण है, और ये आभूषण भी ऊंट के गले का आभूषण है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? यानी सबसे ज्यादा बालू का स्तूप है ना, वो कौन से जिले में? जैसलमेर में, चूरू में, बाड़मेर में या जोधपुर में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन सा है? वो जैसलमेर। और राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो वो भी जैसलमेर। और सर्वाधिक बालू का स्तूप वाला जिला कौन सा होगा? तो वो भी जैसलमेर ही होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में है? जैसलमेर में है। और जो बरखान नाम का जो बालू का स्तूप है उसका विस्तार कहाँ पे है? एक तो भालेरू चूरू हो गया, एक ओशिया जोधपुर हो गया, सीकर झुंझुनू, इन जिलों में बरखान नाम के जो बालू का स्तूप है ना उसका विस्तार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानसून आने के बाद 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना, यानी मानसून आ गया लेकिन उसके बाद 2 या 3 सप्ताह बरसात गायब हो गई, कहाँ कहाँ चलेगी? तो इसे क्या कहते हैं? मानसून का प्रतिच्छेदन, मानसून का प्रत्यावर्तन, पुरवैया या मानसून? तो इसका आंसर क्या होगा? इसे कहेंगे मानसून का प्रतिच्छेदन। मानसून का प्रतिच्छेदन क्या होता है? जैसे मान लीजिए 30 जून को मानसून राजस्थान में आ गया और बरसात कर दी, है ना, 2-3 बरसात हो गई, इसके बाद में गैप हो गया 15-20 दिन का, है ना, फिर अब बरसात हो रही है, तो बीच में जो पीरियड निकला है इस पीरियड को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मानसून प्रतिच्छेदन। क्या कहेंगे? इसे मानसून प्रतिच्छेदन कहा जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और नहीं, ये जो मानसून प्रत्यावर्तन है ये किसे कहते हैं? जो मानसून लौटता है ना, लौटते मानसून की ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कावोद झील कहाँ पे है? कावोद नाम की झील है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में, सिरोही में, सीकर में या झुंझुनू में? तो कावोद झील कहाँ पे है? तो कावोद झील जैसलमेर में है। कहाँ पे कावोद झील? कावोद झील है वो जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। वहीं अगर बाल समंद झील के बारे में पूछे आपसे, कौन सी झील? बाल समंद झील, तो वो कौन से जिले में है? तो बाल समंद झील है ना वो जोधपुर जिले में, अपने जोधपुर जिला है ना वहाँ पे बाल समंद झील है। वहीं अगर गेप सागर के बारे में पूछे, गेप सागर झील कहाँ पे है? तो गेप सागर झील कहाँ पे है? तो गेप सागर झील है वो डूंगरपुर जिले में है। किस जिले में? डूंगरपुर में। वहीं सिलीसेठ झील कहाँ पे है? तो सिलीसेठ झील है अलवर जिले में। कहाँ पे? सिलीसेठ झील अलवर जिले में है। वहीं गढ़सीसर झील पूछे तो वो कहाँ पे? वो जैसलमेर में है। बाल समंद जोधपुर में। एक बार इसको देख लेते हैं। देखो ये अपना राजस्थान हो गया, तो बाल समंद कहाँ पे है? तो यहाँ पे तो है बाल समंद, ठीक है, जोधपुर में। फिर उस आपके पूछा गेप सागर कहाँ पे है? तो गेप सागर यहाँ पे डूंगरपुर में गेप सागर है। फिर सिलीसेठ कहाँ पे है? तो ये अलवर में है सिलीसेठ, है ना। और उसके बाद गढ़सीसर कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर में गढ़सीसर। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है? यानी इनमें से कौन से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिनका राजस्थान में पहला स्थान है उत्पादन में? जीरा, धनिया, मेथी, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोट, सरसों या कपास, गन्ना, सोयाबीन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाजरा, मोट और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। किसमें? बाजरे में, मोट में और सरसों में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ठीक है ना। और बाजरा उत्पादन, अगर पूरे देश के बाजरा उत्पादन की बात करें, और पूरे देश के बाजरा उत्पादन में 45.56% बाजरा, यानी लगभग आधा बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो
46.28% सरसों, पूरे देश की 46.28% सरसों राजस्थान में उत्पादित हो जाती है, और इनमें राजस्थान पहले नंबर पे है ना। अगर बात करें मूंगफली की, है ना, तो मूंगफली में टॉप पे तो गुजरात, आपको पता है गुजरात टॉप पे है, लेकिन राजस्थान में भी मूंगफली कम पैदा नहीं होती। यहाँ पे देश के टोटल उत्पादन की 16% मूंगफली है ना वो राजस्थान में उत्पादित होती है, और इस कारण राजस्थान देश में मूंगफली उत्पादन में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। वहीं अगर बात करें सोयाबीन की, सोयाबीन उत्पादन में पूरे देश का 4.68% यानी 4.68% सोयाबीन राजस्थान में उत्पादित होता है, और सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे है। इस प्रकार बाजरा है 45%, सरसों 46%, मूंगफली 16%, और जो सोयाबीन है वो 4.5% से भी ज्यादा यानी 4.68% राजस्थान में उत्पादित होता है। बाजरा और सरसों में पहले नंबर पे है, मूंगफली में दूसरे नंबर पे है, और सोयाबीन में हम तीसरे नंबर पे है। निम्न में से किस झील में श्यामपुरा और भाट नामक दो सिंचाई नहरें निकाली गई है? यानी कौन सी झील है जिसमें से दो झीलें निकाली गई है, सिंचाई जो नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए? एक का नाम है श्यामपुरा, दूसरे का नाम है भाट। तो वो कौन सी झील है? जयसमंद, फतेह सागर, पिछोले, सिलसेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जयसमंद झील। यानी जो जयसमंद झील है ना, उससे ये जयसमंद झील हो गई मान लीजिए, तो इससे श्यामपुरा और भाट, एक का नाम है श्यामपुरा और दूसरी का नाम क्या है? भाट। इस नाम से दो नहरें निकाली गई है, और ये क्या काम आती है? ये सिंचाई के काम आती है ना। और जयसमंद झील के बारे में तो आप जानते ही हो, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो ये कृत्रिम झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है ना। और ये गोविंद सागर जलाशय कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। वहीं अगर बात करें जयसमंद झील का, तो इसी को ढेबर झील भी कहते हैं। यानी ढेबर झील किसे कहते हैं? ढेबर कह दो, जयसमंद कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। और श्यामपुरा और भाट नहरें भी इसी ढेबर झील से या जयसमंद झील से निकाली गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में हीरा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यानी राज्य में हीरा भी पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पे? नाथद्रा की पाल में, खोदरीबा में, केसरपुरा में या कालाकुटा में। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में हीरा कहाँ पे पाया जाता है? तो वो केसरपुरा में। कहाँ पे? केसरपुरा, प्रतापगढ़ में ना। केसरपुरा कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। हमें पता है प्रताप क्या है? प्रताप हीरा ही तो है राजस्थान के लिए, देश के लिए हीरा ही है। तो केसरपुरा में हीरा पाया जाता है, जो प्रतापगढ़ जिले में है ना। वहीं अगर बात करें नाथद्रा की पाल की, तो नाथद्रा की पाल कहाँ पे? उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के खाने यहाँ पे, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्द है। वहीं अगर खोदरीबा की बात करें तो ये अलवर में है और तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करें कालाकोटा की, जो कहाँ पे है? जो बांसवाड़ा में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में है, और ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ या बीकानेर, नागौर। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले हैं, जहां सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रहता है इनकी जनसंख्या के रेशियो में। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत में बांसवाड़ा, डूंगरपुर है ना सर्वाधिक एसटी के मामले में। वहीं एससी के मामले में, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना हमारे, उनमें बीकानेर, नागौर है ना, वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत यहाँ पे बीकानेर, नागौर जिले में नहीं, हाँ बीकानेर, नागौर जिले में है। वही बात करें अनुसूचित जनजाति वाले जिले, इसको एक बार लीव कर देना आपने। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले संख्या के हिसाब से ज्यादा जिले कौन से हैं? तो उदयपुर और बांसवाड़ा। कहाँ पे? उदयपुर में और बांसवाड़ा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं, है ना। संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से उदयपुर, बांसवाड़ा। अगर प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोचिया घास, कुर्जा पक्षी, काला हिरण कहां पे देखने को मिलेंगे आपको? किस अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे आपको? टोटगढ़ में, सीतामाता में, सज्जनगढ़ में या तालछापर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोचिया घास, कुर्जा पक्षी और काला हिरण। ये आपको तालछापर अभ्यारण्य में देखने को मिलेगा। कहां पे? तालछापर, सुजानगढ़, चूरू में। कहां पे? सुजानगढ़, चूरू जिला है ना अपना,
है ना, जिसे द्रोणपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रोणपुर भी कहा जाता है ना। वहां पे आपको तालछापर अभ्यारण्य मिलेगा और उसमें मोचिया घास, कुर्जा पक्षी और काला हिरण देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? यानी राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होते? मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या लोकायुक्त। देखो, राज्य कार्यपालिका में कार्यपालिका का जो हेड होता है ना, वो कौन होते हैं? वो अपने राज्यपाल साहब कार्यपालिका के हेड होते हैं। बाकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री कार्यपालिका के भाग होते हैं, लेकिन जो लोकायुक्त होते हैं ना, वो कार्यपालिका के भाग नहीं होते हैं, है ना। और कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में किया गया है। किसमें? 153 से 167 के बीच में किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जो राज्य सूचना आयोग है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 15, 10, 7 या 5? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य हो सकते हैं राज्य सूचना आयोग में अधिकतम। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहीं, राज्य सूचना आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ? तो राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को हुआ। ठीक है, ये नंबर 1 बात होगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में हेडक्वार्टर है। और ये जो इसका गठन हुआ है, राज्य सूचना आयोग का गठन किसके तहत हुआ है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना 2005, उसकी धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं? यानी किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? 165, 64, 63 या 62? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 164 के अनुसार, आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं। और राज्यपाल की मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल साहब करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ाने की शक्ति किसमें नहीं थे? यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और राज्य विधानसभा की अवधि पूरी होने वाली है। अब उसको बढ़ाने की शक्ति किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में, राज्यपाल के पास में, विधानमंडल के पास में या संसद के पास में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रखा है तो उस समय राज्य का जो विधानसभा है उसकी जो अवधि है उसे बढ़ाने का पावर किसके पास में है? संसद के पास में। किसके पास में है? संसद के पास में है। और जो विधानसभा संबंधी प्रावधान कहाँ दे रखे हैं? तो आर्टिकल 172 में दे रखे हैं। और इसमें बताया गया है कि राज्य विधानसभा अगर समय से पहले भंग नहीं होती, समय से पहले भंग होने का तात्पर्य क्या है? अगर वहाँ संविधान सम्मत तरीके से वहाँ पे सरकार नहीं चलाई जा सकती तो 5 साल पहले ही भंग हो सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये कार्यकाल इनका 5 साल रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल वाली कंडीशन होगी तो संसद इसे बढ़ा के इसे ज़्यादा भी कर सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तिक स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? यानी व्यक्तिक स्वतंत्रता है ना, उसके लिए कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश या अधिकार प्रत्याहार? तो कौन सी रिट जारी करेगा? तो एक जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट? तो देखो, हाईकोर्ट की जो रिट अधिकारिता है ना, वो आर्टिकल कौन सी है? 226 है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता आर्टिकल 32 है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जो रिट अधिकारिता के मामले में राज्य की रिट अधिकारिता वाली शक्तियां है ना, वो ज़्यादा है ना, बजाय केंद्र की जो मतलब सेंटर वाली सुप्रीम कोर्ट वाली जो रिट अधिकारिता है ना, उसके कंपैरिजन में, है ना। और ये किस अनुच्छेद में दे रखे हैं? हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता 226 में, है ना। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, ये किसमें? इसमें व्यक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। यानी जब भी कोई अपराधी को पकड़ा जाता है, उसके पकड़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है पुलिस को, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये प्रावधान 226 मैंने आपको बताई थी। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो नगर पालिकाएं होती है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल, 6 साल, 5 साल या 7 साल? तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। और ये अवधि कहाँ दे रखी है? तो ये आर्टिकल 243 है ना अपना संविधान का, उसका 243U के अंदर नगर पालिकाओं के कार्यकाल संबंधी प्रावधान दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? नगर पालिका कार्यकाल। और पंचायतों का कार्यकाल 243E में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? 243E में दिया हुआ है। और आरक्षण 243D में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को हटाने का प्रावधान, यानी लोकायुक्त को हटाना है, उपलोकायुक्त को हटाना है, ये प्रावधान संविधान के किन उपबंधों के तहत किया जाता है? यानी हटाने संबंधी प्रावधान नहीं दिए गए हैं। ये कहा गया है कि इनको हटाने के लिए जो उपयोग किए जाएंगे, तो कुछ
नियम होंगे ना, वो नियम कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं? 311, 12, 319 या 317? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 311। यानी आर्टिकल 311 है ना, उसके तहत राज्यपाल साहब लोकायुक्त या उपलोकायुक्त को हटा सकते हैं। किस आधार पे? दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पे। लेकिन इससे पहले उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। निश्चित प्रक्रिया में क्या होगा? उन पे दुर्व्यवहार या अक्षमता को साबित करना होगा। इसके लिए जो कमेटी गठित होगी उसमें जो अपने हाई कोर्ट है उनके जस्टिस शामिल होंगे। इस प्रकार एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को हटाया जा सकता है, और ये बहुत ही विरल परिस्थितियां होती है जब इनको हटाया जाता है। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, ये पंक्तियां किस वंश के राज चिन्ह में अंकित है? क्या कह रहे हैं? जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, यानी जो धर्म को दृढ़ रखते हैं भगवान उनकी ही रक्षा करता है। ये पंक्तियां किस वंश के राज चिन्ह में अंकित है? मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर या जयपुर? तो ऐसी पंक्तियां किस वंश में होगी? ऑब्वियस सी बात है, ये राजस्थान के सबसे प्रतापी राजवंश कौन सा है? राजस्थान की आन बान और शान है ना, मेवाड़ राजवंश। उसमें उसके जो राज चिन्ह है ना, उसमें से शामिल किया गया। किसमें? मेवाड़ के राज चिन्ह में शामिल किया गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार। और मेवाड़ के राज जो गुहिल वंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये गुहिल द्वारा की गई। कब? 566 के आसपास की गई थी। ये एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन लगभग इस समय के आसपास की गई थी। और जो जयपुर राज्य का पंचवाक्य है, तो वो क्या है? यतो धर्म है स्तुतः जय, यतो धर्म है स्तुतः जय, और इसमें जय भी आया और जयपुर है। तो इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1301 में, कब? 1301 में अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान के समय हमीर देव ने कौन से दो सेनापतियों ने विश्वासघात कर दिया था? यानी हमीर देव के बाहर तो दुश्मन थे, लेकिन कई दुश्मन किले के अंदर भी थे, है ना। और इन विश्वासघातियों के कारण ही राजस्थान के जो वीर थे, और उनको मतलब एक तरीके से डिफीट का सामना करना पड़ा था, अन्यथा तो उनके सामने कौन टिक पाता? तो वो कौन थे? रणमल राज सिंह, रणमल और भीम सिंह, रणमल और रतिपाल, या रणमल और जय सिंह? तो ये आप सबको पता है ही कौन थे ये जो ये दो गद्दार थे ना, वो है रणमल और रतिपाल। कौन थे? रणमल और रतिपाल थे। जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित थी? यानी जोधपुर लीजियन वाली टुकड़ी थी ना, वो कौन सी सैनिक छावनी से संबंधित थी? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद या देवली? तो जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित थी? तो ये एरिनपुरा सैनिक छावनी से संबंधित थी। एरिनपुरा उस समय ये जोधपुर वाले एरिया में आता था, वर्तमान में पाली जिले में है। एरिनपुरा पाली जिले में, और ये जोधपुर लीजियन इसी का ही भाग थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये जोधपुर लीजियन की? तो इसकी स्थापना 1835 में 1835 में हुई थी। और इसी छावनी के जो सैनिक थे ना, उन्हें क्या कहते थे? पूर्बिया सैनिक कहते थे। पूर्बिया सैनिक किस छावनी के सैनिकों को कहते थे? तो जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे, उनके सैनिक को पूर्बिया सैनिक कहते थे। क्या कहते थे? पूर्बिया सैनिक कहा जाता था। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1847, 1857, 1942 से 1919। तो ऑब्वियसली ये जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। और ये कब हुआ था? ये 1857, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857 को इसमें कुशाल सिंह और हीथकोट, और हीथकोट के साथ अनाड़ सिंह भी आया था, इनके बीच युद्ध हुआ था। और फिर चेलावास का युद्ध कब हुआ था? वो 18 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हो गया था। गुहिल वंश की कुलदेवी थी, गुहिल वंश है उनकी कुलदेवी कौन सी थी? केला देवी, नागणेची माता, बाण माता या जीर्ण माता? तो गुहिलों की कुलदेवी जो बाण माता है ना, वो गुहिलों की कुलदेवी है। कौन? बाण माता गुहिलों की कुलदेवी है। और गुहिल राजवंश के जो कुल देवता है वो कौन है? एकलिंग नाथ जी है। कौन है? एकलिंग नाथ जी गुहिलों के कुल देवता है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बालकृष्ण कौल को, रणछोड़ दास गट्टानी को, द्वारकानाथ काचरू को, या बाल मुकुंद बिस्सा को? तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? जो बाल मुकुंद बिस्सा साहब है ना, बाल मुकुंद बिस्सा, इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था ना, उस दौरान इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। और जेल में ही इनको भूख हड़ताल के दौरान ही 19 जून 1942 को ये शहीद हो गए थे, भूख हड़ताल करते हुए। 19 जून
1942 को, है ना, जेल के अंदर ही। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमीर रासो नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? एक ग्रंथ है हमीर रासो, उसके लेखक कौन है? जोधराज है, जयराज है, हेमराज है या कैलाश अमृत है? तो हमीर रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? जोधराज है ना, उन्होंने हमीर रासो लिखा है। किसने लिखा है? हमीर रासो जोधराज ने लिखा है। और हमीरायण किसने लिखा है? तो ये भांडव व्यास साहब है, भांडव व्यास, इन्होंने लिखा है हमीरायण। क्या लिखा है? भांडव व्यास ने हमीरायण लिखा है। निम्न में से कौन सा दुर्ग बेड़च, मेनाल और बनास नदियों के संगम पे है? यानी इनमें से कौन सा दुर्ग है जो बेड़च, मेनाल और बनास नदियों के संगम पे बना हुआ है? अचलगढ़, मांडलगढ़, बयाना या नाहरगढ़? तो इसका आंसर है जो मांडल है ना, मांडल दुर्ग। कौन सा? मांडल दुर्ग, वो बेड़च, मेनाल और बनास नदियों के संगम पे बना हुआ है। और जो वीर विनोद है ना, उसमें श्यामलदास साहब क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण, यानी मांडलगढ़ का निर्माण अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। किसने कराया था? चौहान शासकों ने कराया था। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो ये श्यामलदास के वीर विनोद नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। आई माता के थान को क्या कहते हैं? जो आई माता है उनके थान को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं, बढेर कहते हैं, मठ कहते हैं, ये सभी कहते हैं। तो आई माता के थान को बढेर कहते हैं। क्या कहते हैं? आई माता के थान को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो आई माता का मुख्य मंदिर है जोधपुर में। और जोधपुर में एक जगह पड़ती है बिल्लाड़ा। क्या नाम है जगह का? बिल्लाड़ा। बिल्लाड़ा जोधपुर में आई माता का मुख्य मंदिर है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? किस संप्रदाय के नाम से? हंस संप्रदाय के नाम से। निम्बार्क, रामानंदी, गौड़ीय या? तो इसका आंसर क्या होगा? जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संप्रदाय को? निम्बार्क संप्रदाय को। और इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी और निम्बार्क साहब ने की थी। और ये राधा कृष्ण को युगल मानता है और इनकी पूजा करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चौथ का मेला कब आयोजित होता है? जो चौथ माता का मेला होता है ना, वो कब लगता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को या वैशाख कृष्ण चतुर्थी को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो माघ कृष्ण चतुर्थी है ना, तब चौथ माता का मेला लगता है। कब? माघ कृष्ण की चतुर्थी को। माघ पक्ष के जो लागता माघ होता है ना, उसकी चौथ को ये चौथ माता का मेला लगता है। और ये लगता कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। क्या है? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, वहां पे चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चौथ को, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है? यानी इनमें से कौन से नृत्य है जो भील जनजाति से संबंधित है? नेजा, हातिमना, रमणी या ये सारे भील जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेजा, गुमरा, हातिमुना, रमणी। नेजा, गुमरा, हातिमुना, रमणी। नेजा एक गुमरा भी ऐड कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ याद रखो। नेजा, गुमरा, हातिमुना, रमणी। इस प्रकार इनको अलग अलग जोड़े में, युगम में आप याद कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। नेजा, गुमरा, हातिमुना, रमणी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, मोलेला, थेवा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लू पॉटरी। कृपाल सिंह जी शेखावत ब्लू पॉटरी से संबंधित है। और इनका जन्म तो मऊ गांव सीकर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मऊ गांव है, एक पड़ता है सीकर जिले में। अपने जो सीकर जिले ना, नई शिक्षा नगरी कह सकते हैं, है ना, राजस्थान की हाईटेक सिटी कह सकते हैं। और यहाँ पे कृपाल सिंह जी शेखावत का जन्म हुआ था। और इनको 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये कौन सी आर्ट से संबंधित थे? तो जो ब्लू पोट्री है ना, उस आर्ट फॉर्म से ये संबंधित थे। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? आनंद कुमार स्वामी, विजय कुमार, हीरालाल शास्त्री, वासुदेव। तो जो आनंद कुमार स्वामी है ना, इन्हें राजस्थान में चित्रकला का जनक माना जाता है। इन्होंने 1916 में चित्रकला का जनक तो क्या, लेकिन चित्रकला को प्रकाश में लाने का जनक माना जा सकता है इनको। इन्होंने 1916 में एक किताब लिखी है, राजपूताना पेंटिंग। क्या किताब लिखी है? राजपूताना पेंटिंग। और कब लिखी है? 1916 में लिखी है। एग्जाम में एक प्रश्न अक्सर आता है और आपको भी इसका ध्यान रखना है। राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 34239। और ये देखो, इधर से उत्तर से दक्षिण कितनी है? ये है 826। कितनी है? 826। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? पूर्व से पश्चिम है 869। ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम यानी इधर से इधर तो 869 है।
और ऊपर से नीचे 826 है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, जिससे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? यानी कौन सी मिट्टी है जिसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है? लाल चिकनी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो काली मिट्टी है ना, इसकी जल धारण क्षमता खूब होती है और इसके कारण ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इसमें नहीं होती। इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। और ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है हमसे पूछे तो जो हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र है, कौन सा? हाड़ौती के पठार वाला क्षेत्र, वहाँ पे ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? इनमें से साबरमती है ना नदी, उसकी सहायक नदी कौन सी है? हथमती, वाकल, मेसवा या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? हथमती, वाकल और मेसवा, ये सारी ही साबरमती की सहायक नदी है। कौन सी? मेसवा। हथमती भी है, वाकल भी है और मेसवा भी है, ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। और ये गिरती कहाँ पे जाके है? तो खंभात की खाड़ी है ना, गुजरात से आगे, वहाँ पे ये नदी साबरमती जाके गिरती है। और इसी किनारे गांधी जी का आश्रम भी, साबरमती आश्रम भी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है ये पूछे हमसे तो ये झाड़ोल उदयपुर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? झाड़ोल उदयपुर में जगह है, वहाँ से उद्गम। खंभात की खाड़ी में विलय, हथमती, वाकल और मेसवा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जसवंत सागर बांध कौन से जिले में? जसवंत सागर बांध है ना, वो कौन से जिले में? टोंक में, जोधपुर में, दौसा में या जयपुर में? तो जसवंत सागर बांध है वो जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जसवंत सागर जोधपुर जिले में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टिक्कोमेला एंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? रोहिडा का, खजूरी का, पीपल का या पलास का? तो टिक्कोमेला एंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये अपने रोहिडा का वैज्ञानिक नाम है। किसका? रोहिडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कोमेला एंडोलेटा है ना, टिक्कोमेला एंडोलेटा। जो टिक्को से याद करो, रोहिडा है ना, रोहिडा की तरह टिक्का निकाल दिया है। और इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था। कब घोषित किया? 1983 में। 1983 में रोहिडा को क्या घोषित किया गया? राज्य पुष्प घोषित किया गया। राज्य पुष्प घोषित किया गया कब? 1983 में घोषित किया गया। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कोमेला एंडुलेटा। राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया? बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा या बीकानेर? तो राजस्थान का पहला प्राकृतिक गैस आधारित प्रोजेक्ट जैसलमेर जिले में लगाया गया। कहाँ पे? जैसलमेर जिले में लगाया गया। कब लगाया गया? तो ये 5 सितंबर 1994 में। तो एटलीस्ट आपको 1994 तो याद रखना है। और कहाँ? जैसलमेर में भी कहाँ? तो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है? रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1987, 88, 88, 89, 73, 74 या 60, 61? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1973, 74 में राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? 1973, 74 में। ये डेट्स याद रखने हैं आपको, है ना। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1973, 74, सूखा से 73, 74 है ना। और ये 11 जिलों में चलाया गया, है ना। तो ये वो जिले हैं जहां पे रेगिस्तान का विस्तार नहीं है। देखो, उदयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा और अजमेर। तो कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। 11 जिले ऐसे हैं जहां मरुस्थल का विस्तार बहुत है ही नहीं या बहुत कम होगा तो भी कहीं भी, लेकिन है ही नहीं इन जिलों में, तो ये मान के चलो। और यहाँ पे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1973, 74 से चलाया जा रहा है। 1973, 74 से चलाया जा रहा है। और कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा और अजमेर। ये कह सकते हैं राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, इस साइड में ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1993, 94, 95 या 96? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1993 में राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई। और ये कब करेगी? 1993 में, 1 अप्रैल 1993 को की गई। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1993 में की गई और 1 अप्रैल 1993 को की गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो राज्यपाल साहब है ना, वो विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/6 सदस्य। यानी राज्यपाल साहब है ना, वो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में
नियुक्त कर सकता है। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। और विधान परिषद संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 171 में दिए गए हैं। और किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसका 1/3 अधिकतम विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। तो राजस्थान में विधान परिषद वर्तमान में है नहीं, लेकिन जब भी बनेगी तो कितने सदस्य होंगे? 66 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। राजस्थान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ज्योति किरण, बी डी कल्ला, हीरालाल या माणिक शाह? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। डॉक्टर ज्योति किरण है ना, वो राजस्थान के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ज्योति किरण मैडम, ठीक है ना। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रद्युम्न सिंह है ना, प्रद्युम्न सिंह, ये छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल साहब है ना, ये मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और ये प्रावधान किसमें दे रखे हैं? तो संविधान के आर्टिकल 164 क्लोज 3 में। किसमें? आर्टिकल 164 क्लोज 3 के अंदर मुख्यमंत्री को शपथ संबंधी प्रावधान दे रखे हैं, जो राज्यपाल साहब द्वारा दिलवाई जाएगी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया कि राज्य विधानमंडल की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी? यानी कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य विधानमंडल की भाषा है ना हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी? 211, 210, 212, 209। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 210, यानी ऑप्शन बी। यानी 210 है ना आर्टिकल, उसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी। ये किसमें कहा गया है? 210 में कहा गया है। 2 या अधिक राज्यों के साझा न्यायालय का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से किया गया? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? यानी इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कहा जा रहा है कि एक राज्य का, नॉर्मली राजस्थान का एक उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, लेकिन कुछ 2 राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है ना। जैसे असम में उच्च न्यायालय है, वो 2-3 राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके माध्यम से ही ये प्रावधान किया गया था। जिस प्रकार राज्यपाल के संदर्भ में किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, उसी प्रकार न्यायालय के बारे में कहा गया कि एक ही न्यायालय को 2 या 2 से अधिक दो से अधिक राज्यों का न्यायालय भी घोषित किया जा सकता है, उच्च न्यायालय। राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़, रामलुबाया, हरिराम या हरि सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो अमर सिंह राठौड़ साहब है ना, कौन? अमर सिंह राठौड़ साहब, ये राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले, दूसरे और तीसरे कौन थे? अमर, नेक और इंद्र, ये याद रखो। पहले के थे अमर सिंह, दूसरे के नेकराम और तीसरे के इंद्र सिंह, है ना। तो अमर, नेक, इंद्र याद रखो, पहले, दूसरे, तीसरे। लेकिन पहले तो आपको याद रखना है अमर सिंह राठौड़ साहब है ना, ये पहले निर्वाचन आयुक्त थे राजस्थान निर्वाचन आयोग के, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। और इसका गठन कब किया गया? तो राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन आपको पता है 73वें संविधान 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। ये जुलाई 1994 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1994 में किया गया। मेजा बांध कौन से जिले में है? भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर या कोटा? तो मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में। मेवाड़ के किस शासक को छापामार युद्ध का जनक माना जाता है? मेवाड़ के कौन से शासक है जिनको छापामार युद्ध का जनक माना जाता है? राणा हमीर, राणा प्रताप, राणा सांगा या राणा कुंभा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो राणा हमीर है ना, उन्हें छापामार युद्ध का जनक माना जाता है। राणा हमीर, जो मेवाड़ के उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वापस मेवाड़ के सिंहासन को प्राप्त किया था, है ना। और इनको विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। यानी विषम परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां विषम हो तब उभर के सामने आए, उन्हें विषम घाटी पंचानन कहते हैं। और आप भी परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों से निकल के बाहर आओगे तो आपको भी हम विषम घाटी पंचानन कहेंगे, है ना। और जो राणा हमीर है ना, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पांचोली के युद्ध में हराया था। किसमें हराया? पंचोली के युद्ध में हराया था। आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? सिद्धूराज, धूमराज, कांतिराज या वत्सराज? तो आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? जो धूमराज थे ना। कौन? धूमराज आबू के परमार वंश के संस्थापक थे। कौन थे? धूमराज थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से, एरनपुरा से, नीमच से या देवली से? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? ये नसीराबाद से हुई थी। कहां से? नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी।
और ये कब से हुई थी? तो ये 28 मई 1857 को हुई थी। और विद्रोह किया किसने था? तो 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ना, उन्होंने विद्रोह किया था। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राड़ी लाग क्या है? खाद्यान्न है, कपड़ा है, धातु है या नगद धन है? तो राड़ी लाग क्या है? राड़ी लाग कपड़ा है। यानी जो काश्तकार होते थे ना, काश्तकार, वो उनका दायित्व होता था कि साल में एक बार है ना, वो अपने कपड़ों से एक गद्दी जैसी बना ले और राजा को दे के आए, है ना। इसी को राड़ी लाग कहते थे। बोलो भाई, किसान से कपड़े का क्या मतलब? आप भाई खरीद के ले हो, जबरदस्ती लगा रहे हो ये, लेकिन भाई करते थे, राजा थे, है ना। तो क्या कर सकते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो के हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। अब 10 ही दिन बचे हैं एग्जाम के, तो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो एक ही काम में लगाओ, पढ़ने में। बाकी कहीं भी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, है ना। बाकी एक जगह एनर्जी लगाओगे तो डेफिनेटली आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये 10 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो, 10 दिन बहुत होते हैं, है ना। बाकी पढ़ते रहो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो।